हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। एक्सक्यूज मी सर। बोलो जी। सर आज ना वो मेरा ना नेट नहीं, वाईफाई नहीं चल रहा, वो पीछे की कोई तार टूट गई है तो मैं कैमरा नहीं ऑन कोई हो नहीं, कोई पाएगा। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ जी, थैंक यू सर। ओके जी। लो जी, थोड़ा कैटालिसिस के बारे में स्टडी कर ले। कैटलिस्ट का मतलब तो तुम्हें पता ही है, वो सब्सटेंस जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को बदल दे। ठीक है ना, काइनेटिक्स से भी पढ़ते आ रहे हो। विदाउट यूजिंग अप इन दैट रिएक्शन एंड फिनोमिनन इज नोन एज अ कैटालिसिस, कैटलिस्ट। वो सब्सटेंस जो स्पीड को बदल दे, चाहे घटा दे बढ़ा दे, वो मैटर नहीं है, बट अपने आप को यूज ना होने दे। और ऐसी एक नहीं, आपने 100 सवा 100 रिएक्शन पढ़ी हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें कैटलिस्ट लेते हो एरो के ऊपर, वो रिएक्शन का रेट तो बदल देगा। इवन याद करो, रोजनमंड रिएक्शन में आप लोग कैटलिस्ट पॉइजन भी लेते हो। क्लियर ना? तो कहीं ना कहीं रिएक्शन की स्पीड को बदलने वाला पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन का रेट घटाएगा ही घटाएगा। कैटलिस्ट प्रमोटर याद करो, जब तुमने आयरन मोलिब्डेनम लिया था, इसका काम हमेशा रेट को बढ़ाना ही होता है। कैटलिस्ट रिएक्शन के लिए प्रमोटर बोलते हैं इसको। और कैटलिस्ट पॉइजन याद करो, ट्रिपल को डबल में बदलना है, लेकिन डबल को सिंगल में नहीं चेंज होने देना। यस। पीडीसी वगैरह, वो रोजनमंड वाला पीडीबीएसओ4 वगैरह। तो एक बार फिर नजर मार लेते हैं इस बातों पे। कहते जी, कैटलाइसिस में कैटलिस्ट क्या? मैंने कहा जी, विदाउट यूज हुए जो रिएक्शन के रेट को बदल दे। पॉजिटिव मतलब बढ़ाए, नेगेटिव मतलब घटाए। कैटलिस्ट प्रोमोटर जो ऑलवेज रेट ऑफ रिएक्शन को हेल्प कर दे, इंक्रीज कर दे। पॉइजन जो स्पीड को कम कर दे। द सब्सटेंस विच डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। हो सकता है क्लियर होगी ये बात। चलो, टाइप ऑफ कैटालाइसिस। एक होता है होमोजेनस, याद करो मैंने आपको क्या बताया था, कि जब भी कभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबकी फिजिकल स्टेट सेम हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोजेनस कैटालाइसिस। ठीक है जी। अब नीचे एग्जांपल भरे पड़े हैं। पहला एग्जांपल 2SO2 2SO3, और एरो पे डाला हुआ है NO गैस। गैस 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 गैस, रिएक्टेंट भी गैस, प्रोडक्ट भी गैस, कैटलिस्ट भी गैस, सब सिमिलर फिजिकल स्टेट में। इसके नीचे 2CO2 2CO2 बन गया, यहां भी NO एज ए कैटलिस्ट है। नीचे ओजोन वाला एग्जांपल तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओजोन को नेसेंट ऑक्सीजन मिलना, क्लियर। और क्लोरीन फ्री रेडिकल, जब वो ओजोन का डिप्लीशन होता है ना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, तब वहां ये सारे के सारे गैसियस फिजिकल स्टेट में। लो जी, नीचे एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, लिक्विड लिक्विड, और इस पे तुमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया, लिक्विड बना, एसिड लिक्विड बना, एल्कोहल लिक्विड, सारे के सारे सिमिलर फिजिकल स्टेट में। ऐसे तुम्हारे पास ग्लूकोज का एग्जांपल है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज ले लो, पानी डाल दो, उस पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिक्विड है, ग्लूकोज का एक्वा सोल्यूशन लिक्विड बन गया, फ्रक्टोज का एक्वा सोल्यूशन लिक्विड बन गया। अगेन द होमोजेनस कैटालाइसिस। अ होमोजेनस कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव पाथ इन विच एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस। वो तो श्योर ही है भाई, सिंपल सी बात है। अगर किसी की स्पीड कम करनी है तो काइनेटिक्स एक ही तरीका बताती है, एक्टिवेशन एनर्जी को गिरा दो। यस। ठीक है ना? तो नेक्स्ट आपके पास हिट्रोजिनस कैटलाइसिस। इसमें जनरली तुम्हारा कैटलिस्ट सॉलिड होता है, जनरली तुम्हारा कैटलिस्ट सॉलिड होता है। वैसे आप कह सकते हो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट सबकी फिजिकल स्टेट अलग अलग हो। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट सबकी फिजिकल स्टेट अलग अलग हो, तो आपने इसको क्या बोल दिया है? हिट्रोजिनस कैटलाइसिस। एग्जाम्पल भरे पड़े। पहला एग्जाम्पल तो अमोनिया वाला ही है, N2 3 S2 2 अमोनिया, और PTPD सॉरी आयरन मोलिब्डेनम लेते ही हो आप लोग। अगला एग्जाम्पल, मिथाइल अल्कोहल बना रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से। यहाँ कैटलिस्ट तुम लोग लेते हो कॉपर, ZnO Cr2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लेना है। सल्फ्यूरिक एसिड वाला तुम याद करो, चैप्टर का नाम 16 ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 2 SO3 V2O5 लेते हो। जनरली सॉलिड कैटलिस्ट लेते हैं, जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली। जब भी तुम किसकी बात कर रहे हो? हेट्रोजेनस कैटलाइसिस के बारे में।
ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक तुम्हारा 4546 वाला एग्जांपल याद करो। मैक्सिमम एग्जांपल तुम्हारे पढ़े पढ़े से क्लियर है। और यहां प्लेटिनम गोस के ऊपर रिएक्शन करवा रहे होते हो तुम लोग। रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में और जो तुम्हारा कैटलिस्ट है वो सॉलिड है। सॉलिड। हाइड्रोजनेशन ये तो बेस्ट एग्जांपल है, ट्रिपल टू डबल टू सिंगल जाना, और वहां पीटीपीडी निकल ले रहे होते हो तुम लोग। अब तुम्हारे पास जो हेट्रोजेनस कैटालिसिस है ना, इसकी एक एडजॉर्प्शन थ्योरी है, ये 5 वर्ड्स में खत्म हो सकती है, बस आप थोड़ा सा सुनोगे ध्यान से तो हो जाएगी ये। डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, इसका आगे फोटो भी है देखो। ये मेरे पास रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स है, ये कैटलिस्ट की तरफ अट्रैक्ट हुए, तो वर्डिंग क्या यूज किया आपने, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है जी, डायग्राम समझ में आ गया होगा। कैटलिस्ट की तरफ रिएक्टेंट का मूव करना, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, एडजॉर्प्शन हो गया। इसके बाद उसने कहा जी एडजॉर्प्शन, लो जी दो बातें इकट्ठी हो गई। सबसे पहले डिफ्यूज हुए वो, उसके बाद एडजॉर्ब हुए ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ये लो जी ये एडजॉर्प्शन हुआ। उसके बाद उन दोनों की आपस में रिएक्शन हुई, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो दोनों आपस में रिएक्ट किए, मान लो ये इथीन और हाइड्रोजन है तो रिएक्ट कर गए, तो अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ये लो जी। उसके बाद डिसॉर्प्शन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड देयरबाय मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर मोर रिएक्शन टू अकर। कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, उसने अपने आप को रिटेन कर लिया है। ठीक है जी, तो अब है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट अनलाइक द इनर पार्ट ऑफ द बल्क हैज फ्री वैलेंसीज व्हिच प्रोवाइड द seat for the chemical forces of the attraction. When a gas comes in contact with such a surface, its molecules are held up there due to the loss of chemical combination. It different molecules are, if different molecules are adsorbed side by side, they may react with each other. अब वो ऊपर सेटिस्फाई नहीं हुआ था, उसी चीजों को वापस लिख दिया उसने कि पहले वो डिफ्यूज हुए, फिर वो एडजॉर्ब हुए, फिर केमिकल रिएक्शन हुआ, फिर डिसॉर्ब हुए, और फिर सरफेस वापस खाली कर दी उसकी। ऊपर वाली सारी बातों को उसने फिर एक लाइन में लिख दिया नीचे जाकर। यस। एडजॉर्प्शन फिजिकल केमिकल, पहले फिजिकली हुआ फिर केमिकली हुआ, फिर रिएक्शन हो गई उनके बीच, फिर डिसॉर्प्शन हो गया, बस इतनी कहानी है इसकी और कुछ नहीं है। वो जो एडजॉर्प्शन थ्योरी है ना, उसकी बस इतनी कहानी है। यस। लो जी, कुछ फीचर्स है सॉलिड कैटलिस्ट के फॉर द और द हेट्रोजेनस कैटलिसिस के, बड़ा आसान है। नंबर 1 एक्टिविटी, एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्टिविटी। जो जितना एफिशिएंटली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा पाएगा, हम कहेंगे इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी उतनी ज्यादा है। द एक्टिविटी of catalyst depends upon the strength of chemisorption to a larger extent. The reactant must get adsorbed reasonably strong on the catalyst to become active. However, they must not get adsorbed so strongly, ऐसा ना हो कि कैटलिस्ट के साथ में रिएक्टेंट इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ से जुड़ गया कि अलग ही नहीं हो पा रहा। रीजनेबली स्ट्रॉन्ग जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। एंड दे आर इमोबिलाइज्ड and other reactant are left with no space on the catalyst surface for adsorption. ये तो एक प्रिकॉशन हुई, ये तो एक प्रिकॉशन हुई कि इतना स्ट्रांगली ना जुड़ जाए कि बाकी रिएक्टेंट को कैटलिस्ट पे सरफेस ही ना मिले। For heterogeneous reaction, the catalytic activity increases from group 5 to group 11 metals with maximum activity being shown by the 7 to 9 elements of the periodic table. अगर आप चेक करोगे ना 789, जैसे आपके पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक,
यहां से ये 3 4 5 मेटल्स की जो ग्रुप है ना, ये देखो आप फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं एरो के ऊपर। आप देखना कभी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पीटी, पीडी, निकल, आयरन, कोबाल्ट, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। डाई कोबाल्ट, ऑक्टा कार्बोनिल बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये ना। तो ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल में कुछ ज्यादा ही एक्टिविटीज है। सेलेक्टिविटी टर्म, द सेलेक्टिविटी पता कि एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन भी काम आएगा। तुम्हारे वो जो एंजाइम चैप्टर नहीं है बायोकेमिस्ट्री में, बोटनी में मतलब, तो वहां तुम लोग ये सीखते ही हो कि जैसे यूरिएज है वो यूरिया पे रिएक्ट करता है, सुक्रेज है वो सुक्रोज पे रिएक्ट करता है। तो ये लिखा है इसने, सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट आल्सो मींस इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्टार्टिंग विद H2CO एंड यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट रिजल्ट भी डिफरेंट आएंगे। देखो ना इसमें। और ये मैं जनरली 11वीं क्लास के एल्केन चैप्टर में एक टेबल बनी हुई है हमारे पास, उसमें से सिखाते हैं। कार्बन मोनो हाइड्रोजन, कार्बन मोनो हाइड्रोजन, कार्बन मोनो हाइड्रोजन। यहाँ क्या यूज किया? निकल। यहाँ क्या यूज किया? कॉपर ZnCr2O3। और यहाँ क्या यूज किया? कॉपर। तो रिएक्टेंट सेम है बट इनकी सेलेक्टिविटी की वजह से निकल, कॉपर ZnOCr2 कॉपर, या मीथेन वाटर, मिथेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, ये लिटरली वहां से उठाया हुआ है। चैप्टर का नाम एल्केन, 11वीं क्लास से। इसको सेलेक्टिविटी, मैंने बोला ना एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है, तो वही कर रहा है। जैसे निकल कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, कॉपर ZnOCr2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, कॉपर कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बढ़िया वाला आंसर दिया है फॉर्मेल्डिहाइड। उससे थोड़ा कमजोर चाहिए, थोड़ी कमजोर ऑक्सीडाइजिंग, उससे थोड़ा कमजोर चाहिए तो रिड्यूसिंग एजेंट टाइप से कुछ ले लो। Yes. स्पेसिफिसिटी, यहां तुम्हारा ना बोटनी वाला लोक एंड की मॉडल लगता है। एक्शन ऑफ ए कैटलिस्ट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दैट इज अ गिवन सब्सटेंस कैन एक्ट एज ए कैटलिस्ट ओनली इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। मतलब सेकंड थर्ड में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं आ रहा अगर सीखो तो। Yes, sir. And not for all reaction, it means a substance which acts as a catalyst in one reaction may fail to catalyze other reaction। देखो फर्क क्या है, देखो अब ना कि जब मैं सेलेक्टिविटी की बात कर रहा हूं और स्पेसिफिसिटी की बात कर रहा हूं, कि अगर मैं निकल लेकर मिथेनॉल बनाना चाहूं तो नहीं बनेगा। Yes. क्लियर ना? अगर मैं यूरिएज लेकर यूरिया को डिकम्पोज करना चाहूं तो हो जाएगा, लेकिन मैं सुक्रेज लेकर यूरिया को डिकम्पोज करना चाहूं तो नहीं होएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जिनको जियोलाइट्स बोलते हैं हम लोग, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। आप लोग जियोलाइट्स, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट जिनको आप जियोलाइट्स बोलते हो। चलो जी, जियोलाइट का दूसरा नाम ही शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। पहली बात, वो कैटलिस्ट जो अपने पोर्स के साइज के बिहाफ पे कैटलिसिस करते हो, वो कैटलिस्ट जो अपने पोर्स के साइज के बिहाफ पे कैटलिसिस करते हो, उनको बोलते हैं हम लोग शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, मतलब जियोलाइट्स। वो कैटलिस्ट जो अपने शेप के बिहाफ पे, अपने पोर्स के बिहाफ पे कैटलिसिस करते हैं, उनको बोलते हैं शेप सेलेक्टिव। शेप के बेस पे सिलेक्शन करके कैटलिसिस करना, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। सुनो जी, the catalytic reaction that depends upon the pore structure of catalyst and the size of reactant product molecule is called the shape selective catalyst। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, पहली बात। चलो, अब ये पूछेगा कोई भी ये जियोलाइट है क्या, तो दूसरे नंबर पे इसका कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है, जियोलाइट्स आर द गुड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा कई बार ना ट्रू फॉल्स में आता है, ऐसा कई बार ट्रू फॉल्स में आता है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। दे आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट, आप देखो साइड में लिख रखा है दूसरे नंबर पे, विद 3D नेटवर्क। लो जी, 3D नेटवर्क विद हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये लिख दिया यहां पर, ठीक है जी। और जिसमें आपको ALOSI बॉन्ड मिलेगा, ALOSI बॉन्ड, ALOSI बॉन्ड, एल्यूमिनोसिलिकेट्स है ना, ALOSI बॉन्ड, ALOSI बॉन्ड। The reaction taking place in zeolite depends upon the size and shape of reactant। बिल्कुल ठीक बात है। नाउ आगे देखते हैं जी,
दे आर फाउंड इन नेचर एज वेल एज सिंथेसाइज्ड। ये तो फालतू की बात हो गई है, ये नेचर में भी मिलते हैं और केमिकली भी सिंथेसाइज्ड है। आजकल तो हर एक चीज ही केमिकली सिंथेसाइज्ड है, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हो रही है। ऐसी कौन सी जो नहीं हो रही, आदमियों को छोड़कर ना, बाकी तो सब हो ही रहा है। वो भी कर दिए बंदों ने रोबोट, वो एफिशिएंसी नहीं आई उस लेवल की, लेकिन चलो। जियोलाइट्स टू बी यूज एज कैटलिस्ट आर हीटेड। अगर आपको ना जियोलाइट को यूज करना है तो पहले इसको हीट करो। याद है अपनी एडजॉर्प्शन में हमने क्या किया था? अगर किसी भी एडजोर्बेंट का आपने एक्टिवेशन करना है तो उसको हीट कर दो, तो उस पे प्री एडजोर्ब्ड सब्सटेंसेस रिमूव हो जाएंगे। Yes. ऐसे तुमने जियोलाइट को पहले हीट कर देना है। जियोलाइट्स टू बी यूज्ड एज कैटलिस्ट आर heated in vacuum so that the water of hydration is lost. As a result, zeolite becomes porous. The cavities in the cage-like structure were occupied by the water molecule becomes vacant. The size of the pores generally varies. 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर के बीच का साइज होता है उनका। ये जो तुम्हारी जियोलाइट है ना, उनके बीच में सीव्स एंड टनल होती हैं, उनका साइज। Thus only those molecule can be absorbed. Wording सुनिए आपने, absorbed in these pores whose size is small enough to enter these cavities and also leave easily. जो इसमें एंटर भी जल्दी से कर जाए और निकल भी इजिली जाए। The zeolites acts as a selective adsorbent and hence a molecular sieves. मोलिक्यूल्स को छानने का काम करने वाले। जैसे तुम्हारे घर में चाय छानते हो ना, जैसे ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना, तो वैसे ये काम करते हैं कि जो 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर के बीच के साइज है, उनको एडजॉर्ब, एब्जॉर्ब और डिसॉर्ब करवा देना, रिमूव। उससे नीचे का साइज, उसके ऊपर का साइज, नीचे वाला साइज एंटर तो करेगा लेकिन वो डिसॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। एक पर्टिकुलर साइज को ही एडजॉर्ब, डिसॉर्ब कर पाते हैं ये ना। जियोलाइट्स आर बीइंग वेरी वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया। An important zeolite catalyst used in petroleum industry ZSM5. ये पता है क्या करता है? इथेनॉल को पेट्रोल में बदलता है। ये इथेनॉल को पेट्रोल में बदलता है। ZSM5 इथेनॉल को पेट्रोल में बदलता है। ZSM5 इथेनॉल को पेट्रोल में बदलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? Yes, sir. हाँ जी, जपनूर कुछ बोल रही है। No, sir. ये करी सर रावण दिखाओ आज हमें ना। रावण कहां से दिखा दूं मैं? कल दिखेगा वो तो। Yes. चलो जी। इट कन्वर्ट्स एल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है? अंशिका भी रावण देखना चाहती है, तभी हल्का हल्का मुस्कुरा रही है मुझे लगता है। क्यों भी अंशिका? No, sir. चलो अच्छी बात है ये तो। द वर्ड जियोलाइट मीन्स बॉइलिंग स्टोन। जियोलाइट, क्योंकि पता है क्या होता है, जब इसको हीट वीट करते हो ना, इससे पानी निकलता है बाहर, तो ऐसे लगता है जैसे उबल रहा हो। ये स्ट्रक्चर तो हनीकॉम्ब लाइक है ही, एल्यूमिनोसिलिकेट है, पता चली गया। इट हैज बीन सो नेम्ड बिकॉज वाटर ट्रैप्ड इन पोर्स बॉइल ऑफ व्हेन जियोलाइट स्टोन इज हीटेड। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको। नीचे ZSM5 का फॉर्मूला दे रखा है और जियोलाइट का जनरल फॉर्मूला, जिसमें एल्यूमिनोसिलिकेट दोनों दिखा रखे हैं आपको। ये लो जी। Yes. इसके बाद आपके एंजाइम कैटलिस्ट है। इसको थोड़ा सा आप मेहनत कर लेना भी एंजाइम कैटलिस्ट को पढ़ने की। मेरे सुनने में आया कि एंजाइम के तो आप एक्सपर्ट हो, आप एंजाइम के डॉक्टर हो। नाम तो सुना होगा एंजाइम का, कहते हैं अभी डॉक्टर बन गए। एंजाइम का नाम सुना है भी? एंजाइम। Yes. चलो यूं करो ना, अभी इसको रीड कर ही लो ताकि मौके भी निपटारा हो जाए। एंजाइम कैटलिस्ट मेरे से पूछ लेना, कुछ पूछना हो तो। पहले पैराग्राफ जिसको मैंने 1 लिखा हुआ है, स्टार्ट की 5 लाइंस। Enzymes are complex nitrogenous organic compound which are produced by living plants and animals. They are actually protein molecules of high molecular mass and form colloidal solution in water. They are very effective catalysts, catalyzes the numerous reactions, especially those connected with natural processes.
The enzymes are termed as biochemical catalyst and the phenomenon is known as biochemical catalysis. Some of the example, अब इसके पास और होता ही नहीं कुछ बेचारे के पास, पहले कैटालिसिस लिखेगा, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रमोटर, पॉइजन, ऐसे लिखकर फिर उसको एग्जाम्पल के अलावा कुछ सूझेगा ही नहीं। देखो ना, डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, यूरिएज से हो गया, अमोनिया CO2 बन गए, चैप्टर का नाम पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर 15 में अमोनिया का प्रिपरेशन, यूरिया पे यूरिएज दे दो, अमोनिया बन जाएगा। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, लैक्टोबैसिलस एंजाइम प्रेजेंट इन द कर्ड, LB। इन्वर्टेज सोर्स यीस्ट है, सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदलता है। जायमेज का नाम तो अल्कोहल चैप्टर से आपको याद भी आ गया होगा, जो इथेनॉल वाटर बनाता है, इथेनॉल CO2 बनाता है प्लस हीट ग्लूकोज से, जायामेज। डायास्टेज स्टार्च को माल्टोज में, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में। यूरिएज अभी बताया था ऊपर, यूरिया को अमोनिया CO2 में। पेप्सिन स्टोमक में होता है, ये प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में बदलता है, ये आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, हाई स्पेसिफिसिटी इनके अंदर ना, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को ये लोग क्या कर पाएंगे, कैटलाइज कर पाएंगे पर्टिकुलर रिएक्शन को। जैसे मैंने बार बार बोला, यूरिएज यूरिया पे ही काम करेगा, मोस्ट हाईली एफिशिएंट है, हाईली स्पेसिफिक नेचर एंजाइम यूरिएज, बार बार बोल रहा हूं, यूरिया को ही हाइड्रोलाइज करेगा, किसी और चीज को नहीं। हाई एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर 37 तक ये बहुत अच्छे काम करते हैं, उसके बाद ये इनर्ट हो जाएंगे। बॉडी टेम्परेचर 37 तक ये बहुत अच्छा काम करते हैं, उसके बाद ये इनर्ट हो जाएंगे। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, वो अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि ज्यादा एसिडिक नहीं है, न्यूट्रल के आसपास है, बट नॉट बेसिक। और शायद आपको पता हो, अगर आप इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम्स, इससे इनकी एक्टिविटी बढ़ने लगती है। एक्टिवेटर्स आर जनरली मेटल आयंस, सोडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर एटसेट्रा। अमाइलेज इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, Na+ आयंस आर एक्टिवली कैटालिटिकली वेरी एक्टिव हो गए, तो इसको तुम लोग कोएंजाइम्स बोलते हो। इसका लोक एंड की मॉडल है। बोलो भाई, अगर बात क्लियर हुई तो। Yes, sir. Yes, sir. इसके RPS करने का मन है, Yes. Yes. वैसे करी तुमने? Yes. हाँ भाई, टोटल हमारे पास 5 RPS है इसकी। RPS नंबर 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स है। क्या आप इसमें से कोई क्वेश्चन पूछने में इंटरेस्टेड है? No, sir. कोई भी क्वेश्चन आपका इसमें डाउट नहीं है, फर्स्ट से लेकर 12 तक? No, sir. सच मार रहे हो? Yes, sir. RPS 2 ब्रेडिकार्क मेथड क्या है? विच टाइप ऑफ मेटल्स इट इज यूज्ड? जनरली वो नोबेल टाइप की होती हैं, कम रिएक्टिव होती हैं। 10th question. 10वें क्वेश्चन में कह रहा है, वो तो आपको बताया था ना, SnO3-2 अगर बेसिक मीडियम हो, आपको याद होगा ना, जब हम टिन का रिएक्शन NaOH से करवाएंगे तो Na2SnO3 बनता है, और वही एनायन उसकी सरफेस पे प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब हो जाएगा। Yes. कहूँ तो दिखा देता हूं, पीछे जाकर वहां मैंने लिखा था इसको। एसिडिक मीडियम में उसके सरफेस पे 10+4, अगर मैं अंशिका इस क्वेश्चन के अंदर NaOH हटाकर HCl कर दूं, तब तुम्हारा आंसर सेकंड हो जाना था। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, The first RPS का 7th question. नींद खुल गई? Sir, लग रहा है. क्या है?
लब है मतलब सर लब 83 आती है। अच्छा लब 82, लब 82 तो फर्स्ट का 7वां क्वेश्चन लबने के बाद हमें क्या मिल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 7वें में इफ द म्यूचुअल एफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड मीडियम इज वेरी स्मॉल, स्मॉल, हाँ तो फोबिक बन जाएगा, ठीक लिखा है उसने, गलत थोड़ी लिखा है उसने। अगर स्मॉल एफिनिटी हो तो फोबिक ही होएगा, रिपेलिंग हो गया ना। स्मॉल एफिनिटी मतलब फ्रेंडशिप कम है। इफ द म्यूचुअल एफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड मीडियम इज ग्रेट, फिलिक बन गया, ये भी मजेदार लाइन है, ठीक है। इन अ सिस्टम व्हेन वाटर इज अ डिस्पर्शन मीडियम द सिस्टम में बी हाइड्रोफोबिक, हम पानी में हम इसको हाइड्रो वर्ड लगा देते हैं, अदरवाइज लिक्विड के लिए लायो वर्ड लगाते हैं। लायोफोबिक सोल्स आर, लायोफोबिक तो इरिवर्सिबल होते हैं पुत्र, लायोफिलिक होते हैं जो रिवर्सिबल है, फोबिक तो इरिवर्सिबल है। यस बन गए खत्म हो जाएंगे, बन गए तो उनकी एक लाइफ होएगी, उसके बाद खत्म हो जाना इन्होंने, यस ठीक है। चलो आरपीएस 1 and 2 पूछो पूछो। No, sir. चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। आरपीएस 3 प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड, No, sir. प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड पूछ लो यार, No, sir. को पूछ लो यार। छठा नंबर न्यूमेरिकल हो गया। सर फिफ्थ आरपीएस पहले तीसरा तो कर ले भाई। सर हुई नहीं थी ये। हुई नहीं थी मतलब, सर थर्ड और फोर्थ नहीं थी, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ हुई। तो जिन महानुभावों ने की उनसे तो बात कर ले। हाँ भाई आरपीएस थर्ड जो एक दो बच्चों ने या जिससे भी ज्यादा बच्चों ने की उनको कोई डाउट नहीं है। Yes. चौथा नंबर इमल्शन एंड कैटालिसिस, कैटालिसिस के तो मुश्किल से 5-4 क्वेश्चन ही, ज्यादा नहीं है। जैसे 10वां क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ कैटालिसिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द एडजॉर्प्शन थ्योरी, हेटेरोजेनस। एडजॉर्प्शन थ्योरी हेटेरोजेनस के लिए बनी है ना। जियोलाइट क्या है जी, माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट है, हाँ जी। जनरल फॉर्मूला भी पीछे दिखाई था, एक्स एन है, एक्स है, वाई है, एम वोटर है। वो 260 से 740 पिकोमीटर पोर का साइज है, ऑल आर करेक्ट। बोलो भाई। Yes. चलो अच्छी बात है। आरपीएस 5 नो सर आरपीएस 5 में कोई डाउट नहीं है ऐसा आपको फील हो रहा है। यस चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, फीलिंग तो ग्रेट रहनी चाहिए ऑलवेज। हाँ जी, सरफेस केमिस्ट्री का असाइनमेंट अगर आपने किया है तो Yes. Sir. कृपया कर पूछें। स्टार्ट के 10 क्वेश्चन, नो सर 10-10 का स्लॉट बना लेते हैं ना। स्टार्ट के 10 क्वेश्चन, नो अगले 10 क्वेश्चन, No, sir. 9 नंबर, No, sir. नो नो मतलब 9 नंबर, एंड नो नो। ओके मुझे लगा पंजाबी और हिंदी वाला नो। 21 से 30 तक, नो सर ओके। तुमने सच में किए या सिर्फ फीलिंग ले रहे हो? किए सर Yes, sir. फीलिंग ले रहे हो, अच्छा किए। 31 से 40 30 कौन सा? 31 द बेस्ट कोएगुलेंट फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ FeOH होल थ्राइस। पहले तो समझिए पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड है, तो मोर नेगेटिव वाला मेरे को तो चौथा ही दिख रहा है, फॉस्फेट PO4-3। बोल भाई। यस सर चलो ये अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी आती है सरफेस केमिस्ट्री में, इन्हीं में से पूछते हैं वो लोग ना। 46 तक, No, sir. नो सर पेज नंबर 2 के 47 तक, नो No, sir. 48, 49, 50 हाफ सेंचुरी कंप्लीटेड। 48 कोलोइडल सॉल्यूशन शुड बी प्यूरिफाइड फ्रॉम,
इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज बिकॉज वो उसको कोएगुलेट कर देगा। अगर ट्रेसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट भी उसमें रहा ना, तो प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एसेंशियली फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ, ये तो ठीक बात है। इवन ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन कोएगुलेट, हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको हटाने की वजह यही है कि वो उसको कोएगुलेट कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट बना सकते हैं उसका। यस होना ठीक है, लेकिन उतना ही होना ठीक है कि उससे स्टेबिलिटी हो। तभी उसने लिखा ना इवन ट्रेसेस। ये जिसने भी इस क्वेश्चन को बनाया ना, उसको क्वेश्चन नहीं मिल रहे होंगे बेचारे को, तो उसने क्या किया, लाइनें उठा ली लगातार, और जहां उसका फुल स्टॉप लगा वहीं से दूसरा ऑप्शन बना दिया। देखो ऐसे नहीं है, प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एसेंशियली फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल, अगले का इवन ट्रेसेस ऑफ, कंप्लीट ऐसे लग रहा है कॉन्टिन्यूअस लाइन बन रही है। इवन ट्रेसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कैन कोएगुलेट कोलोइडल सॉल्यूशन, लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन कोएगुलेट द कोलोइडल सॉल्यूशन। सुन पा रहे हो तो? यस सर। सर इसका आंसर थर्ड ऑप्शन दिया है। थर्ड मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन कोएगुलेट, माइन्यूट क्वांटिटी कैन। अगर वो याद करो 1 ml ऑफ 10%, 1 ml भी कोएगुलेट कर देता है। उसको Yes. बचाने के लिए फिर मिलीग्राम क्वांटिटी ऑफ लायोफिलिक डालनी पड़ती है आपको ना। यस लार्ज वर्ड में दिक्कत है, स्मॉल क्वांटिटी भी कर सकती है। देखो ना सेकंड थर्ड मिला लो बच्चा। सेकंड में कह रहा है इवन ट्रेसेस, वो कह रहा है लार्ज क्वांटिटी, तो यहीं से पता चल रहा है कि जो सेकंड है वो तो ठीक लिखा हुआ है। Yes. वैसे देखो इस ऊपर के क्वेश्चन को देख के तो साफ लग रहा है कि इसका आंसर सेकंड बनना चाहिए। अगर बोले करेक्ट इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोएगुलेशन, फिर तो थर्ड ठीक है। अगर 48 को ढंग से पढ़ूं मैं, तो वो आपसे पूछ रहा है कि प्योरीफाई क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि थोड़ी बहुत अमाउंट भी उसको क्या कर सकती है, कोएगुलेट बना सकती है ना। हाँ, अगर क्वेश्चन के रेफरेंस में बात करें तो इसका परफेक्ट आंसर सेकंड बनता है। और पूछे कि कोएगुलेशन के रिस्पेक्ट में कौन सा गलत है, तो थर्ड गलत है। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो 58 तक। No, sir. हाँ भाई, अगला पूरा पेज 70. 70 नंबर। कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल अकर्स बाय, नेवर कोएगुलेट तो नहीं बोल सकते आप इसको, तो इसके अंदर कोएगुलेशन करवाया जा सकता है, लेकिन नेवर कोएगुलेशन नहीं कह सकते आप इसको ना। वैसे देखा जाए तो ये खुद अपने आप में स्टेबल है, Yes. कोई स्टेबलाइजर उसमें डालना नहीं पड़ता। तो उसका अगर मैं एक हाई क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं, लेकिन क्या उसको इलेक्ट्रोलाइट ने स्टेबल किया था? वो तो सिर्फ एक दूसरे के बीच में ट्रैक्शन फोर्सेस से स्टेबल हो रखे हैं, सेल्फ स्टेबलाइज्ड है। तो जब हम पीछे कोएगुलेशन देख रहे थे, वहां ऐसी कोई लाइन तो नहीं थी ना कि हम लायोफिलिक सोल्स को कोएगुलेट नहीं कर पाते कभी। ये तो कोएगुलेशन रोकने का काम तो करते हैं खुद। Yes. इसने लिखा क्या वैसे, इसका 70 का 3 लिखा है, तो मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर हाई क्वांटिटी में डाला जाए तो कुछ काम कर सकता है उस पे वो ना। और एडिशन ऑफ सुटेबल सोलवेंट, मान लो सोलवेंट की जो टेंडेंसी है। अच्छा मुझे एक याद आ रहा है यार, लाइन मुझे याद आ रही है। कल एनसीईआरटी में से मैं देख रहा था उसको, पता है क्या लिखा हुआ था कि जैसे मान लो आपके पास ना किसी पर्टिकुलर सोलवेंट सोल्यूट को, फेज को कि पानी ने घेर रखा है, यहाँ एक लायोफिलिक बना है, उसमें तुम ना क्या करो, बेंजीन डालना शुरू कर दो या इथेनॉल डालना शुरू कर दो या CCl4 डालना शुरू कर दो, सोलवेंट बदलो, तो वो जो फेज है ना वो सोलवेंट की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो पहले वाला जो कोलोइड है वो क्या कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो सोलवेंट बदल कर भी ऐसे काम किए जा सकते हैं। ये सिनॉप्सिस में भी लिखा है, क्योंकि मैक्सिमम सिनॉप्सिस की लाइनें मैच कर रही थी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के सारे एप्लीकेशन हमारे सिनॉप्सिस में हैं, और कलर का तो वर्ड टू वर्ड मैच कर रहा है वहां से, तो सारी लाइनें मैच कर रही थी। तो ठीक है, 70 का आंसर परफेक्ट बन जाएगा थर्ड। Yes. नेवर कोएगुलेटेड तो गलत ही हो गया ना, ऐसा तो कभी कोई बना ही नहीं इस दुनिया में जो कभी कोएगुलेट नहीं कर पाएगा, प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएगा। Yes. नेक्स्ट बताना। अगला पूरा पेज 5 नंबर पेज 89 नंबर तक।
उसमें कुछ कैटालाइसिस वाले। कर लो अभी, वैसे तो एग्जाम्पल बेस ही हैं सारे के सारे। यस ये 86 तक वापस आएगा, अभी करके आए थे हम लोग 86 को पीछे। वो तुम्हारी 4 या 5 नंबर आरपीएस में थी ना, एक बार देखना 86 को। 86 को देखना ध्यान से। गैस 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 गैस, ये तो हो गया होमोजेनस। गैस सॉलिड गैस, ये हो गया हेट्रोजेनस। गैस Yes. गैस सॉलिड गैस, ये हो गया हेट्रोजेनस। लिक्विड 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 लिक्विड, ये हो गया होमोजेनस। ये बी एंड सी क्या हो गए? हेट्रोजेनस। Yes. चलो ये देखना भाई 97 नंबर तक। 22 Which of the following curve is in accordance with Freundlich adsorption isotherm? पहला ठीक है, लोग एक्स बाई लोग का ग्राफ है, ठीक है ठीक है ठीक है। तीसरा ग्राफ ठीक है, विद इंटरसेप्ट। 92 का आंसर आएगा थर्ड। इसमें गलती क्या होगी भाई? सही तो है। लोग एक्स बाई एम, लोग पी, ये इंटरसेप्ट है, लोग के, ये स्लोप है 1/n। यस सर। क्या हो गया? यस सर। कहां गड़बड़ होगी? सर जो हमने किया था ना आइसोथर्म वाला, फर्स्ट वाले के साथ का ही था ना। हाँ वो लोग नहीं था पुत्र जी, यस सर। वह एक्स बाई एम डायरेक्टली टू पी था। यस देखना पेज नंबर 6 के क्वेश्चन। No, sir. 7 नंबर पेज। No, sir. 8 पर 3 ही क्वेश्चन है। No, sir. श्योर है आप? Yes, sir. यस इसकी बुक तो क्या की होगी तुम लोगों ने? वो सर। हाँ बस ठीक Sir, है। yes. नहीं नहीं, बस ना मतलब कम से कम एटलीस्ट इन 2 चैप्टर का तो ना आरपी असाइनमेंट और इसकी थ्योरी 100% मेरी तरफ से गारंटी लिखवा लो कि काम हो जाएगा, बढ़िया वाला हो जाएगा, बढ़िया से भी बढ़िया वाला हो जाएगा, ठीक है ना। और इवन तुम्हें जो पी ब्लॉक के साथ क्वेश्चन दिए थे उन पे थोड़ा ट्राई मार लेते हैं हम लोग, वो प्रीवियस पेपर थे ना। करें Yes. करें। यस Yes. Sir. ठीक है भाई। कहाँ लगाई थी कटिंग उसकी यार? अच्छा, एनसीईआरटी वाले में लगाई थी। हाँ भाई, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस एंड। क्लोरीन गैस को किससे रिएक्शन कराऊं कि ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा? भूल गए? ओए हैं? डिवाइस नहीं है। नहीं नहीं, जैसे क्लोरीन है और NaOH है, डाइल्यूट और कोल्ड है, तो उससे NaCl NaOCl डिसप्रोपोर्शनेशन हुआ था। Yes, sir. और Yes, sir. अगर उसी के तीसरे नंबर पे रिएक्शन मिली थी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा दूं, तो CaCl2 एंड CaOCl, जब मुझे लखवीर ने क्वेश्चन पूछा था Yes. कि सर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, अब तो आंसर मिल गया होगा। यस बोलो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रिक एसिड एनहाइड्राइड? ये पुराने क्वेश्चन है, हो सकता है पुरानी वाली जो हमारे पास एनसीईआरटी आती थी ना उसके अंदर से हो, लेकिन हम देखेंगे क्या होएगा। नाइट्रिक एसिड में से पानी निकाल दें तो बना के देखो क्या बन रहा है। N2O5 चलो, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl टू गिव। ये ब्लीचिंग पाउडर है और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये पुरानी थ्योरी का क्वेश्चन है। यूं करते थोड़ा सा ईयर बदल लेते हैं ना, जिससे तुम्हें भी डिप्रेशन नहीं हो। 2000 से चलते हैं।
हाइपोफॉस्फोरस जानते हो? यस दसो। वैसे जनरल फॉर्मूला हाइपोफॉस्फोरस का क्या है? हाइपोफॉस्फोरस H3PO. H3PO2 OH ये तो परोक्सी हो गया, ये आंसर आ गया। ये Yes. देखना 45 तुम्हें आता होगा। हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट कैटिनेशन भी पूछ सकता है, ये आंसर है बिल्कुल। यस ए आंसर यस ये भी तुम्हें आता होगा। बेसिक नेचर जो बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड ऑफ फिफ्थ ग्रुप। A. ए अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड द लोएस्ट एसिडिक, ये भी तुम्हें आता होगा पक्का। वो ईएनसी के बिहाफ पे देख लेना, ऑक्सीडेशन नंबर सेम आई थिंक। ए सर फॉस्फोरस नहीं, Yes. D. डी आंसर आना चाहिए। यस Yes. जब आपके पास एलिमेंट का साइज छोटा हो, इवन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। लो क्या कह रहा है? लोएस्ट एसिडिक उल्टा, हाँ यहाँ तू ठीक था, तो भी आंसर सी तो आना नहीं ना। तो आंसर तेरे पास AS4O6 आएगा। ये बोला था क्या? यस सर ए हाँ मैंने बोला P4। ये लोएस्ट, हाईएस्ट में आंसर डी बन गया, ये हाईएस्ट बन गया, ये लोएस्ट बन गया। ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन। क्लोरीन Chlorine. फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैल्शियम क्लोराइट। क्लोराइट, ये लखवीर का क्वेश्चन। क्लोराइट Sir, ये 48 Chlorine. नहीं होगा? क्लोरीन क्लोरीन नहीं होना एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन, परफेक्ट आंसर है। पहले क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ भाई, कैल्शियम क्लोराइट, इनमें से मुझे कोई आंसर ही नहीं लग रहा। अच्छा हाइपो नहीं पूछ रहा ना, क्लोराइड पूछ रहा है। HClO2, HClO3, HClO4 और HClO। अगर हाइपोक्लोराइड पूछता, हाइपोक्लोराइड, तो HCaOCl होल ट्वाइस हो जाता। Yes. ये हाइपोक्लोराइट है, ये क्लोराइट है, तो CaClO2 का होल ट्वाइस। यस यस Which of the following phosphorus is most reactive? Right. सेकंड White White. phosphorus. Right. Which of the following is used in the preparation of chlorine? ये तो तुम्हें आता ही होगा वैसे। बोथ ए Both. याद है ना, HCl पे रिएक्शन कराते हैं ना इसकी हम लोग। यस Yes. sir. देखो सिर्फ एनसीईआरटी पूछ रहा है, ऐसे लग रहा है सीधा सीधा एनसीईआरटी पढ़ के जाओ और पेपर दे के आ जाओ। 99 का क्वेश्चन है ये। रिपीटेड यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर वुड इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सोइल, ये पुराने टाइम पे एनसीईआरटी में हुआ करता था, टेंशन ना लो। ये देखो, फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग। इसमें थोड़ी मिक्सिंग हो गई क्वेश्चन की। ये तुम्हारा पीरियोडिक का हो गया, ये तुम्हारा पीरियोडिक का हो गया, ये तुम्हारा मिक्स हो गया, लेकिन थोड़ा एफर्ट करोगे तो लग जाएगा आंसर। B. गलत कह रहे हैं ना, तो ये होना चाहिए था लिथियम बोरोन बेरिलियम। Yes. यस आईपी में। हाँ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन एनर्जी। Yes. यस करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल अमंग फॉलोइंग, ये सेम क्वेश्चन आ गया वापस। बेरिलियम, बोरोन बेरिलियम होना चाहिए और ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन होना चाहिए। यस Yes. sir. बेरिलियम पेनिट्रेशन की वजह से बोरोन से आगे आ जाता है, और नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होने की वजह से ऑक्सीजन से आगे आ जाता है। यस विच कंपाउंड हैज प्लेनर स्ट्रक्चर, ये तो करना ही पड़ेगा तुम्हें भी। सी बी सो ऐसे Okay. तुक्के ना मारो यार, मजा नहीं आएगा बात का ना। सर ए सॉरी हाँ तो ऐसे तुक्के ना मारो यार।
ये शाहरुख खान स्टाइल में कौन आया था ए वाला? ये हेमल लग रही थी ना ए करके। हाँ जी, तो थोड़ा सा से ग्लिच हो गया। चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक? ये तुम्हारे हवाले वतन साथी है। सी कौन सा? सी सी। सी। परफेक्ट है। वो कर रहा था, रिवीजन नहीं किया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हो रहे हैं ना। पी ब्लॉक में हमेशा कॉन्फिडेंस डाउन लेवल पे होता है। पी ब्लॉक तुम 4 बार पढ़ लो तो भी कॉन्फिडेंस कहता है भाई साहब पी ब्लॉक तैयार नहीं है, लेकिन क्वेश्चन करने बैठो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द परमानेंट डाइपोल मोमेंट? ये केमिकल बॉन्डिंग का है, वैसे मैं बता दूं आपको पहले ही। इसमें म्यू जीरो नॉन जीरो, इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा। आंसर ये वाला है, बी। ये डी ब्लॉक एलिमेंट का है और एस ब्लॉक का, इसको भी छोड़ दो। सिलिकॉन एग्जिबिट, ये तुम्हारे ग्रुप नंबर 14 में, ये भी इसका ये हो सकता है, बस डी ऑप्शन इसका। एलिमेंट ऑफ 15 ग्रुप शो ओनली +3 एंड +5। यस सर। है यार सर, क्या गलत है? ओनली +3 एंड +5। No, sir. बावड़े, ओनली कह रहा, ओनली। ये कर लोगे, केमिकल बॉन्डिंग से जुड़ रही है बात। प्लस नॉट इक्वल। NF3 NF3 की हाइब्रिड सेट क्या जा रही है वैसे? sp4 SP3 sp3 sp4 तो नहीं होता कुछ? नो सर SP3 अच्छा देखो, पैरामैग्नेटिक के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तुम्हें एक ही जगह दिख रहा होगा अनपेड, याद आया? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ClO2। Yes. यस ओए Cl2 में इलेक्ट्रॉन अनपेड था, लेकिन ये डाइमर नहीं बन रहा था क्योंकि रेजोनेंस था उसमें, याद कर। Yes, sir. इसको पढ़ना आ रहा है, ये थोड़ा सा ना इक्विलिब्रियम से टच मार रहा है। नहीं नहीं, हो जाएगा वैसे ये। ये ना जैसे तुम्हारे H2O H2S, उनके ना सोडियम से रिएक्शन करा करा के पीएच बता रहा है वो। तो पानी के बाद अच्छा एसिड कौन है? H2S। उससे अच्छा एसिड कौन है? H2SC। उससे अच्छा एसिड कौन है? H2TE। उससे अच्छा एसिड कौन है? H2PO। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ पोलोनियम। अब सुनो, सबको सोडियम दे दिया, तो जो सबसे अच्छा एसिड होएगा वो अपनी डोमिनेंसी रखेगा, तो उसका पीएच डाउन जाएगा, पीएच कम होएगा उसका। जो कि पानी के साथ अगर सोडियम Na2O बनाएगा तो उसका पीएच 7 के आसपास भी हो सकता है, 7 से ऊपर भी, 8 9 10 भी हो सकता है। अब देखो क्या आंसर है। First option. एग्जैक्टली समझ गए ना आप इसको, क्या चाहता था वो? Yes. ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। डी डी A. बॉन्ड डिसोसिएशन नॉट कह रहा है, नॉट इन अकॉर्डेंस। सी क्या आप आज तुक्के मारने आए हैं? क्या आप किसी मेले में आ रखे हैं कि वो बलून टंगे हुए और वो गन से ना आपको निशाने मारने? कोई जो मना रहा वही बोले जा रहा है। एग्जैक्ट आंसर इसका पहला है, बॉन्ड डिसोसिएशन। क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच की डिस्टेंस कम है और वहां लोन पे रिपल्शन ज्यादा है, तो क्लोरीन शुड बी ऑन टॉप। और वैसे ये जिसमें भी पेपर छापा होएगा उसको FClBra लिखना चाहिए। फ्लोरीन लिख ही नहीं सकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोलिक्यूल की थोड़ी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Yes. वो जिसने भी इसको लिखा होएगा उसने पक्का अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन किया है इसमें। ये तुम्हारा उसका है केमिकल बॉन्डिंग का। पहचान नहीं पाते ना कई बार केमिकल बॉन्डिंग का कौन सा है इसका कौन सा है, तो मिक्स कर देते हैं। P4 और 10 तो बनाया था मैंने। ये सारे क्वेश्चन तुम ही करोगे, इकट्ठा आंसर दोगे। अपनी कॉपी में सारे आंसर लिख लो।
प्लस सी हाँ जी, डी डी ये क्या हो गया? 24 का आंसर। सी हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स, बिल्कुल ठीक है। पीओपी पीओपी बीच में जो डायगोनली बने थे। डी ओए ओए, पीओपी 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 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले भी तो ब्रिजिंग ही है। ओ भाई, ये भी तो ब्रिजिंग ही है, ये भी तो ब्रिजिंग है, ये भी तो ब्रिजिंग, ये भी 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 ब्रिजिंग। प्लस तो क्या आपका आइडिया चेंज करें? हाउ मेनी? ए 6 6. इसका आंसर तो ऑक्सीडाइजिंग पावर अभी तो आया था थोड़ी देर पहले। डी D. हाँ भाई, डी ये कौन है जो आलसी आलसी सा बोले जा रहा है बी बी करके? ये लखवीर लग रहा है मेरे को, निकम्मा आदमी है। नहीं कितने भी सिग्मा पाई है इसमें? 2 sigma sigma one. 1. सिग्मा 1 पाई। ये तो तुम्हें आता ही होएगा। D. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर करेक्टली रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ? डी HClO4 याद आया क्यों? ये एनसीईआरटी में कमी है, वो हमने पूरी कर दी थी। HClO4 HClO3 HClO2 HClO, और रेजोनेंस की वजह से ऐसा हुआ था। Yes. यस कि फिर आ गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग स्पीसीज। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही है। ऑक्सीडेशन स्टेट रेडॉक्स चैप्टर का मान लो, इसका मान लो। यहां से शुरू कर लो क्वेश्चन को। 21 पढ़ो पहले। P. डी सी इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ये ठीक है। नॉट स्ट्रिक्टली कहा है उसने, नॉट स्ट्रिक्टली, ये तो करेक्ट है। इंक्रीजिंग पीके मतलब डिक्रीजिंग के ए, यस ये गलत हो गया। Yes. यस इसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा है ना, Yes. यस तो इसका पीके सबसे कम होना चाहिए था, ये फॉल्स हो गया। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ठीक है, टॉप से बॉटम हाइड्रोजन जल्दी निकलता है ना। इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, बोन टूटता है जल्दी, ट्रू है। वो पिछले वाला गलत हो गया। Yes. ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो क्या? आगे तुम्हारे उस चैप्टर में आएगी आएगी यस कोऑर्डिनेशन में। प्लस 3 किसका +3? सबका। फर्स्ट वाले का पहले वाले का 10 में से 2 गए, 2 का डिवाइड 10 में से 4 गए, 6। 3 है, बिल्कुल ठीक है। D option. यस और ये हो गया तुम्हारे पास 6, 12 4 8 2 4, ठीक हो गया, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग स्पीसीज। इसके लिए एक बार एनसीईआरटी चेक कर लेना, ऐसे कुछ याद नहीं आएगा। अवनीत तो ऐसे कर रहा है जैसे बहुत खतरनाक याद करके आया, वो भी बोल रहा था कि मैंने रिवीजन नहीं किया, लेकिन ये सोच जरूर रहा था ऐसे ऐसे करके इधर उधर ना। आइस 15 है 15 वाले ग्रुप का दिया था 16वें का ही है। कोई बात नहीं, इक्का दुक्का रहने दो। फोस्फोरस के ऑक्सी एसिड को लेके देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को। ऑर्थोफोस्फोरिक मतलब H3PO4। ये ट्रिपल सुपर फॉस्फेट पुरानी एनसीईआरटी का पार्ट है। हाइपोफोस्फोरस मतलब H3PO2, और नॉट वैलिड कह रहा है। आंसर तो मिल ही गया तुम लोगों को ना, Yes. आंसर तो मिल ही गया। यस ये होगा हाँ बी हो गया ना, हाइपोफोस्फोरस में एक ही है ना प्रोटॉन डिस्प्लेसेबल, यस ये डाइप्रोटिक लिख रहा है इसको। ये कुछ आइडिया लगा सकते हो इस क्वेश्चन का, 20वें का? D. Second option. हम्म, 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 हम्म।
इसके अलावा तो कुछ दिखता नहीं वैसे चांस तो ना, क्योंकि और तो क्या होएगा, कार्बन उसको रिड्यूस करके कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन ऑक्सीजन निकलेगी। शक तो हम सेकंड पे भी फर्स्ट पे भी कर सकते हैं, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है ना। और जो तुम्हारा फेरिक सल्फेट है, फेरिक सल्फेट तो फेरिक सल्फेट ही रहेगा, ये डिकम्पोज क्यों होएगा? बीसवा क्वेश्चन था ना, बी आंसर ही दे रहा है इसका ना, तो तुक्का चल गया तुम्हारा ठीक ठाक। फेरिक सर सल्फेट का डिकम्पोजिशन, हाँ जी। सर एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है, उनमें से दो डाउट। एनसीईआरटी का कौन सा पोर्शन है? इंडेक्स क्वेश्चन है ना सर, बोल कहाँ पे है? पी ब्लॉक। हैं? पी ब्लॉक। अरे पी ब्लॉक तो पता है हो इंटरनेशनल आदमी क्वेश्चन नंबर तो बोलना पड़ेगा ना। 7.7। व्हाई डज PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर, ये वाला? सर इंडेक्स वाले क्वेश्चन एग्जांपल से इससे पीछे रहेगा। इसे पीछे पे कौन सा इसके पीछे है, ये वाला? ऐसे बॉन्ड एंगल वो तो sp3 हाइब्रिड हो गया, लोन पेयर नहीं है इसलिए बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया इसका। Yes. इसको अंडरलाइन किया पक्का, इसके बारे में बात आपके सामने ही कर रखी है। ये देखो दोनों sp3 है, लेकिन इस वाले फॉस्फोरस पे लोन पेयर पड़ा हुआ है ना, बॉन्ड एंगल को डाउन कर देगा वो। Yes. और 9 7.9 है 7.9। ये वाला, यस ये तो HCl बनता है ना, क्लोरीन जाता है, ये तो ऑर्गेनिक का, ये तुम्हारा बच्चे वो जो एक्सियल वाले बॉन्ड है वो टूट जाते हैं ना, क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है। यस ठीक है, यस। और बोलना। हाँ जी, तुम्हारे पास क्वेश्चन तो पहुंचे हुए ही हैं यार, ये वाले नहीं, यस Yes. काफी तो हमने किए हैं, कुछ तुम भी थोड़ी मेहनत कर लेना, भगवान फल देगा। ये नीट 2017 का है, लगाओ दिमाग। ये तो वैसे कर ही लोगे, देखती हो जाएगा, सीधा सीधा तुम्हारा इंटर हैलोजन सामने रख दिए। ये ऑप्शन ये वाले लीनियर होते हैं हमेशा, यस। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है? ए के साथ थर्ड, और कोई है यहां भी पड़ा हुआ है, तो ये दोनों तो कट गए। और ये टी शेप होता है ClF3 ना, यस बी के साथ फर्स्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखो ये ना इमोशनल हुए जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग को ले लेके, ये देखो फिर आ गया वापस 2016 में। बी ऑप्शन। ये तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, Yes. डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसके सामने रखा हुआ है, एक के साथ फर्स्ट ये दोनों में। और XCO3 तुम्हारा पिरामिडल अमोनिया जैसा, बी के साथ थर्ड, सी आंसर आ गया। यस अवनीत कह रहा था फोर्थ सर, आंसर। ऊपर वाले का बता रहे सर। ऊपर वाले का कौन से वाले का? ऊपर वाले का नाम तो रब है, कदू ऊपर वाले का नाम बता दिया, ऊपर वाले का नाम सेकंड है कोई। इन विच पेयर ऑफ द आयंस बोथ स्पीसीज कंटेन SS बॉन्ड, ये तो तुम्हारा फेवरेट है, 3456 है ना, क्यों भाई? इनमें तो हो ही नहीं सकता गलती से, यस जहां 7 आ गया वो भी नहीं हो सकता, जहां 7 आ गया वो भी नहीं हो सकता, मुझे तो आंसर सिर्फ एक ही लग रहा है, ए।
Yes. याद आ गया? Yes. Yes. ट्रिक बताई था ना उस बेसिक स्ट्रक्चर, ना भी बताओ तो ट्रिक से कर लोगे। ये मुझे अच्छी तरह याद है, फोस्फिनिक पूछा था ना उसी साल हमने अपनी टेस्ट सीरीज में भी डाला था। ये सेम ईयर हमने टेस्ट सीरीज में डाला था नेम, फोस्फिनिक, फोस्फोनिक। फोस्फिनिक H3PO2 था मेरे ख्याल में, और H3PO3 फोस्फोनिक था। भूल गए लगता है तुम, पक्का भूल गए? Yes. बताइए। धन्य हो। जबकि उसको इंपॉर्टेंट बताया था निकम्मे लोगों। Choosing. ये लो, H3PO2 फोस्फिनिक था और H3PO3 फोस्फोनिक था। समझ गए? Yes. बाकी तुम्हारे पास पहुंचे हुए थोड़ी और एफर्ट कर लेना, है ना। लगभग 40-45 तो हमने हाथ पैर मारे हैं इन पे। कुछ थोड़ा सा टारगेट ये ना अलग कर देते हैं, कोई एस ब्लॉक का बीच में डाल देते हैं, कोई केमिकल बॉन्डिंग का बीच में डाल देते हैं। अब डाइपोल मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग का ही पूछ लिया। और अगर आपको बात याद आ रही तो मैंने बोला ही था कि पी ब्लॉक पढ़ना है उससे पहले केमिकल बॉन्डिंग ढंग से पढ़ लें तो काम हो जाता है। ठीक है भाई, Thank you. मिलते हैं फिर।